ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदमाधवम्। आज के पाठ को हम आगे बढ़ाते हैं। तो पिछले पाठ में हम लोगों ने इतरेतर द्वंद्व में दव खदिरो छिंदी इत्यादि प्रयोग पर विचार किया। वहां पर वास्तव में लक्षणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसको हमने देखा। आगे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं समाहार द्वंद्व। समाहार द्वंद्वे तु यदि समाहारोपि अनुभूयते इति उच्यते तदा अहिनकुलम इत्यादौ परपदे अहिनकुल समाहारे लक्षणा पूर्वपदम तात्पर्य ग्राहकम। यहाँ पर ग्रंथकार दो पक्ष दिखा रहे हैं। एक पक्ष कहता है कि समाहार द्वंद्व में समाहारोपि अनुभूयते, समाहारूप अर्थ भी अनुभूत होता है, सावधबोध का विषय बनता है। किंतु यह मत ग्रंथकार को स्वयं इष्ट नहीं है, इसलिए ग्रंथकार यदि बोल रहे हैं, यदि अनुभूयते, तो उन लोगों का मत प्रदर्शित करेंगे जो मानते हैं कि समाहार द्वंद्व में समाहार रूप अर्थ भी सावधबोध का विषय बनता है। ठीक, तो उनके दृष्टिकोण से अभी व्याख्या करेंगे, अपने दृष्टिकोण से फिर बाद में व्याख्या करेंगे। तदा, तदा मतलब कदा, यदि समाहारोपि अनुभूयते इति उच्यते तदा अहिनकुलम इत्यादौ परपदे अहिनकुल समाहारे लक्षणा पूर्वपदम तात्पर्य ग्राहकम। एक क्रम आप जानते हैं। अब अहिनकुलम है, अहिश्च नकुलश्च तयो समाहार अहिनकुलम। ठीक है, तो यहाँ पर केवल अहि और नकुल का बोध नहीं हो रहा है, अहिनकुल समाहार का भी बोध हो रहा है। वह समाहार रूप अर्थ कैसे आएगा, तो उसके लिए वाक्य में लक्षणा करनी पड़ेगी। ये वाक्य लक्षणावादी कहेंगे, किंतु नैयायी कहेगा वहां पर परपदे जो उत्तर पद है, नकुलम जो नकुल पद है, उसकी हम लक्षणा करेंगे अहिनकुल समाहार में। फिर प्रश्न आएगा अहि पदम व्यर्थम, जब नकुल पद का ही अर्थ हो गया अहि नकुल समाहार, तो अहि पदम व्यर्थम। तो आप जानते हैं क्या करना है, पूर्व पदम तात्पर्य ग्राहकम। अहि पद जो है वो तात्पर्य ग्राहक ही, इस प्रकार से निर्वाह करना चाहिए। ठीक, न च भेरी मृदंगम वाद इत्यत्र कथम समाहारस्य अन्वयः। अब एक प्रश्न आया, आप कहते हैं कि जो पर पद है, उत्तर पद है, उसकी हम लक्षणा करेंगे समाहार में। तो किसी ने प्रयोग किया है भेरी मृदंगम वादय, तो ये समाहार द्वंद्व का उदाहरण है। जहां पर समाहार संज्ञा होती है वहां एक वचन होता है, नपुंसक लिंग होता है। ठीक है, तो भेरी मृदंगम वादय, तो भेरी और मृदंग को बजाना है। किंतु यहाँ पर जो विभक्त अर्थ कर्मत्व है, वादन कर्मता, वादन कर्मता का अन्वय हम कहाँ करेंगे, तो जो प्रकृति अर्थ होगा उसमें करेंगे। ठीक, अब भेरी मृदंग में अन्वय करना है वादन कर्मता का, तो कोई समस्या नहीं है, क्योंकि भेरी मृदंग को ही हम बजाते हैं, भेरी और मृदंग में ही वादन कर्मता है। किंतु यहाँ पर क्योंकि समाहार द्वंद्व हुआ है, तो भेरी मृदंग शब्द का अर्थ क्या होगा, यहाँ पर भेरी मृदंग शब्द का अर्थ होगा भेरी मृदंग समाहार। मृदंग पद की लक्षणा करेंगे भेरी मृदंग समाहार में, और भेरी पदम तात्पर्य ग्राहकम। ठीक है, तो भेरी मृदंग शब्द का अर्थ हो गया भेरी मृदंग समाहार, और तत्कर्मकम वादनम आप करोगे, उसमें कर्मता का अन्वय करना है, अथवा भेरी मृदंग का कर्मत्व में अन्वय करना है। तो ग्रंथकार कहते हैं अपेक्षा बुद्धि विशेष रूपस्य तस्य वादना संभवात। ये जो समाहार है, समाहार क्या है, अपेक्षा बुद्धि विशेष है, अयम एक अयम एक। ये जो अपेक्षा बुद्धि है, तार से अपेक्षा बुद्धि विशेष रूप ही भेरी मृदंग का समाहार है। समाहार पदार्थ जो है वो अपेक्षा बुद्धि विशेष रूप है, उसका वादन नहीं हो सकता, अर्थात उसमें वादन कर्मता का अन्वय नहीं कर सकते। तो वादन कर्मता उसमें नहीं है, तो यहाँ पर योग्यता नहीं है, तो आप अन्वय नहीं कर सकते, सावधबोध नहीं हो सकता। किंतु ये वाक्य में तो सावधबोध होता है। तो यहाँ पर प्रश्न है कि समाहार का अन्वय आप कैसे करेंगे। ठीक, ये हो गया प्रश्न। तो उसका उत्तर देते हैं परंपरा संबंध तदन्वयात। तो प्रश्न क्या है हमारा कि वादन कर्मता का अन्वय हमको भेरी मृदंग में करना है। तो वादन कर्मता का साक्षात अन्वय यद्यपि भेरी मृदंग में नहीं हो सकता, तथापि हम परंपरा संबंध से उसका अन्वय करेंगे। तो कौन सा परंपरा संबंध होगा, तो हम लोग बना लेंगे स्वाश्रय वृत्तित्वम। ठीक है,
तो करना क्या है, क्या करेंगे हम, बादन कर्मता का अन्वय भेरी मृदंग में करेंगे। देखिए होता क्या है, जैसे बालकः ग्रामम गच्छति एक प्रयोग हम करते हैं, तो प्रकृति अर्थ का विभक्त अर्थ में अन्वय करते हैं, ग्राम का कर्मत्व में अन्वय करते हैं, ग्रामम है अमर्थ जो कर्मत्व है उसमें ग्राम का अन्वय करते हैं, ग्रामनिष्ठम कर्मत्वम। किंतु वह अन्वय हम कब करते हैं, जब ग्राम में कर्मता रहती है। ठीक है, कर्मत्व का आश्रय जब ग्राम होता है, कर्मता यदि ग्राम में है, तब हम ग्राम का अन्वय कर्मता में करेंगे वृत्तित्व संबंध से, आदेयता संबंध से। ठीक, तो हमको पहले देखना है कि कर्मता ग्राम में है कि नहीं। उसी प्रकार से यहाँ पर हमको देखना है कि बादन कर्मता भेरी मृदंग में है कि नहीं। तो बादन कर्मता का में अन्वय करेंगे स्वाश्रय वृत्तित्व संबंध है ना, तो स्वम बादन कर्मता। ठीक, स्वाश्रय कौन है, बादन कर्मता किसमें है, बादन कर्मता है वास्त्रम में भेरी और मृदंग में। तद वृत्तित्व कहाँ है, भेरी मृदंग समाहार में। ठीक है, क्योंकि भेरी और मृदंग को तो बजाया जा सकता है, उसमें बादन कर्मता संभव है, किंतु प्रश्न क्या है, भेरी मृदंग जो समाहार द्वंद्व है, समस्त पद है, उसका अर्थ भेरी मृदंग नहीं है, उसका अर्थ है भेरी मृदंग समाहार। उसमें हमको कर्मता का अन्वय करना है, अथवा उसका कर्मत्व में अन्वय करना है, दोनों प्रकार से आप व्याख्या कर सकते हो। ठीक है, तो साक्षात नहीं अन्वय हो सकता, साक्षात अन्वय नहीं किया जा सकता, इसलिए हम परंपरा संबंध बना रहे हैं स्वाश्रय वृत्तित्वम। तो सो से हम लेंगे बादन कर्मता, स्वाश्रय हो गया भेरी मृदंग, तद वृत्तित्व कहाँ जाएगा, भेरी मृदंग समाहार में चला जाएगा। ठीक, यदि आप कहो हम तो भेरी मृदंग समाहार का वादन कर्मता में अन्वय करने वाले हैं, तो भी आप स्वाश्रय वृत्तित्व संबंध घटा सकते हो। स्वम भेरी मृदंग समाहार, स्वाश्रय हो गया भेरी मृदंग, तद वृत्तित्व कर्मता में है। ठीक है, इस प्रकार से परंपरा संबंध से समाहार का अन्वय कर सकते हैं। अतः समाहार द्वंद्व में हम क्या करेंगे, जो उत्तर पद है उसकी लक्षणा करेंगे भेरी मृदंग समाहार में, अहि नकुल समाहार में, अपूर्व पदम तात्पर्य ग्राहकम, एक मत हो गया। ठीक, एवं पंचमूली इत्यादि अपनी अनेनैव प्रकारेण अन्यत्र भी आपको निर्वाह करना चाहिए। जैसे एक उदाहरण इन्होंने दिया, पंचमूली, पंचानाम मूलानाम समाहार, 5 प्रकार के जो मूल है, ठीक, मूल अर्थात जड़, वृक्ष का जड़ है। ठीक है, आयुर्वेद में इनका प्रयोग होता है, तो 5 प्रकार के जो जड़ है, मूल है, उनका समाहार, पंचानाम मूलानाम समाहार पंचमूली। तो वहां पर क्या करेंगे, जो उत्तर पद है मूल पद, उसकी हम लक्षणा करेंगे पंचमूल समाहार में, और पंचपदम तात्पर्य ग्राहकम। ठीक, इस प्रकार से हमको उत्तर पद की लक्षणा करनी है समाहार द्वंद्व स्थल में। आगे बढ़ते हैं, परेतु, अब दूसरे का मत दिखा रहे हैं। तो दूसरे का मत, यद्यपि ग्रंथकार परेतु कह रहे हैं, किंतु अपना मत है, उनकी इस मत में समर्थन है, नवीनों का मत है। परेतु अहिनकुलम इत्यादौ अहिर्नकुलश्च बुध्यते प्रत्येकम एकत्वान्वयः। दूसरे लोग कहते हैं जिस प्रकार हमने इतरेतर द्वंद्व में कहा था, वहां पर लक्षणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, शक्ति के द्वारा ही निर्वाह हो सकता है। उसी प्रकार से यहाँ पर समाहार द्वंद्व स्थल में भी हमको लक्षणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, शक्ति से ही निर्वाह हो जाएगा। तो अहि नकुलम में जो प्रयोग है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, अहि का बोध होगा और नकुल का बोध होगा, और उसके उत्तर में जो एक एक वचन है अइनकुलम, सुविभक्ति है, उसका अर्थ जो एकत्व है, उसका अन्वय हम प्रत्येक में कर देंगे। जहां पर समाहार द्वंद्व हुआ है, समाहार द्वंद्व के अनंतर जो प्रथमा विभक्ति है, उसका अर्थ जो एकत्व है, प्रश्न आएगा एकत्व का अन्वय तो एक में हो सकता है, तो वहां पर हम प्रत्येक में एकत्व का अन्वय करेंगे। ठीक है, तो अहि का बोध हो रहा है, नकुल का बोध हो रहा है, एकत्व का प्रत्येक में अन्वय हो रहा है, तो शक्ति के द्वारा निर्वाह हो जाएगा, लक्षणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अर्थात इनके मत में क्या हुआ, समाहार रूप अर्थ साधुबोध में भाषित नहीं होता है। ठीक है, तो जब समाहार रूप अर्थ भाषित होता, तो उस समाहार रूप अर्थ को बताने के लिए कोई पद यहाँ पर विद्यमान नहीं है, अतः हम लक्षणा करते हैं। किंतु अहिनकुलम इत्यादि स्थल में, समाहार द्वंद्व समास स्थल में अहि और नकुल का ही बोध होता है और संख्या का बोध होता है, तदतिरिक्त समाहार आदि का बोध नहीं होता है, अतः लक्षणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक, अब प्रश्न आएगा, यदि समाहार रूप अर्थ बोधित नहीं होता है, तो समाहार संज्ञा करने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, पाणिनि जी ने समाहार संज्ञा क्यों किया, ये प्रश्न उठा। तो समाहार संज्ञा क्योंकि किया गया है, इसलिए समाहार रूप अर्थ भी बोधित होता है।
जैसे हमको कहना चाहिए, तो उसके लिए समाधान देते हैं समाहार संज्ञा च, समाहार संज्ञा की क्यों किया गया है, यत्र एकत्वम नपुंसकत्वम च प्राणी तुर्य इत्यादि सूत्रेण उक्तम तत्रैव अन्यत्र एक वचन असाधु इति वदन्ति, परेतु वदन्ति। ठीक है, वो लोग क्या कहते हैं, देखो समाहार संज्ञा जो करते हैं पाणिनि, वो समाहार रूप अर्थ को बोध कराने के लिए नहीं करते हैं। आप लोग जानते हैं जो पाणिनि की संज्ञा है, कहीं अन्वर्थ संज्ञा होती है, ठीक है, तो वहां पर वो अर्थ भी बोधित होता है, लेकिन प्राय ऐसा होता नहीं। नदी संज्ञा, वृद्धि संज्ञा आदि जो संज्ञा है, वो प्रयोग के साधुत्व के लिए है, साधुत्व असाधुत्व के संपादन करने के लिए, एक प्रक्रिया को सरल करने के लिए संज्ञा देते हैं। तो समाहार संज्ञा का फल समाहार रूप अर्थ की उपस्थिति कराना, बोध कराना नहीं है। उसका फल क्या है, द्वंद्वश्च प्राणी तुर्य सेनांगानाम इत्यादि सूत्र के द्वारा समाहार संज्ञा हो रही है। किसके लिए, समाहार संज्ञा का फल क्या है, तो उसका फल है समाहार संज्ञा करने से नपुंसकत्व की प्राप्ति होती है और एकत्व की प्राप्ति होती है। अन्यत्र एक वचन असाधु, जहां पर समाहार संज्ञा नहीं है, इतरेतर द्वंद्व में समाहार संज्ञा नहीं है, इसलिए वहां पर एक वचन साधु नहीं है। तो पद संस्कार के लिए समाहार संज्ञा है, पद साधुत्व असाधुत्व के निर्णय के लिए समाहार संज्ञा है, न कि समाहारूप अर्थ को बोधित करने के लिए। अतः परितु कहते हैं समाहारूप अर्थ की उपस्थिति और साधुबोध होता नहीं है, अतः यहाँ पर समाहार में लक्षणा करने की भी कोई आवश्यकता नहीं है। तो मुख्यार्थ को लेकर के ही शक्ति के द्वारा ही निर्वाह होता है, समाहार द्वंद्व स्थल में भी न लक्षणा। ठीक, और भी कुछ उदाहरण देख लीजिए। एक शेष का उदाहरण है, पितरो ससुरो इत्यादो पितृपदे जनक दंपत्यो हो ससुरपदे स्त्री जनक दंपत्योर लक्षणा एवं अन्यत्र भी पितरौ शब्द का प्रयोग होता है, माता च पिता च पितरौ। ठीक है, तो पितरौ में एक शेष हुआ है, तो यहाँ पर पितृ शब्द है, किंतु पितृ शब्द के द्वारा पिता और माता दोनों का बोध होता है, केवल पिता का बोध नहीं होता है, पितरौ। ठीक है, ससुरो कहने पर स्त्री की माता और पिता दोनों का बोध होता है। ठीक है, अतः यहाँ पर क्या करेंगे, जो पितृपद है उसकी ही जनक दंपति में लक्षणा करेंगे, ससुर पद की स्त्री जनक दंपति में लक्षणा करेंगे। तो इस प्रकार से यहाँ पर भी लक्षणा के द्वारा हमको निर्वाह करना चाहिए। एवं अन्यत्र भी इस प्रकार के उदाहरण अन्यत्र जहां पर भी आते हैं, भ्रातरव आदि भी प्रयोग होता है, वहां पर भी आप लक्षणा के द्वारा निर्वाह कर सकते हैं। ठीक, घटा एक प्रयोग है, यहाँ भी एक शेष है, घटस्य 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 घटाह, किंतु घटपद का तो प्रयोग एक ही बार किया गया है, तो घटपद का अर्थ है घट, यद्यपि उसके अनंतर जस विभक्ति है, किंतु घटपद तो घट को बताएगा। ठीक है, किंतु जहां पर अब हमको वहां पर अनेक घट का बोध करना है, घटा कोई बोल रहा है तो उसका तात्पर्य क्या है, अनेक घट को, अनेक घट की उपस्थिति वहां पर होनी है। तो घटपद के द्वारा अनेक घट की उपस्थिति कैसे होगी, घटपद एक घटपद है, वो अनेक घट को कैसे बताएगा, तो वहां भी लक्षणा करनी पड़ेगी, ऐसा किसी का प्रश्न है। ठीक, तो उसके लिए कहते हैं घटत्वेन रूपेण नाना घटोपस्थिति संभवात घटा इत्यादि न लक्षणा। तो घटाह इत्यादि स्तर में हमको लक्षणा नहीं करनी है, यहाँ घटपद घटत्वेन रूपेण नाना घट की उपस्थिति करा सकता है, अतः लक्षणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो जहां भी एक्सेस हो रहा है सर्वत्र लक्षणा करनी है, ऐसी बात भी नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कर्मधारय स्थले तो नीलोत्पलम इत्यादि अवेद संबंधेन नील पदार्थ उत्पल पदार्थ प्रकार तत्र च न लक्षणा। देखिए, तो कर्मधारय स्थल में भी लक्षणा नहीं करनी है। तो कर्मधारय का उदाहरण लीजिए, नीलोत्पलम, नीलम च तद उत्पलम नीलोत्पलम। तो कर्मधारय समास में क्या होता है, समस्यमान जो पदार्थ होते हैं उन पदार्थों का परस्पर अवेदान्वय बोध होता है। तो नीलम च तद उत्पलम नीलोत्पलम। ठीक, नील पदार्थ का उत्पल पदार्थ के साथ अवेदान्वय बोध होता है, तो नील पद के द्वारा नील रूप अर्थ की उपस्थिति होगी, उत्पल पद के द्वारा उत्पल रूप अर्थ की उपस्थिति होगी, उन दोनों के बीच में अवेदान्वय बोध हो जाएगा। तो यहाँ पर भी लक्षणा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, शक्ति के द्वारा ही निर्वाह हो जाएगा, क्योंकि कोई अतिरिक्त अर्थ उपस्थित हो नहीं रहा है। ठीक है, समास में लक्षणा तब हम करते हैं जिन पदों के बीच में समास हो रहा है, उन पदों के द्वारा जो उपस्थाप्य अर्थ है, उन अर्थों से अतिरिक्त अर्थ यदि समस्त पद से भाषित हो रहा है, तो उस अर्थ को गृहीत करने के लिए समास स्थल में लक्षणा करते हैं। जहां पर अतिरिक्त अर्थ भाषित नहीं हो रहा है,
समास में घटक जो पद है उन पदों का जो अर्थ है उतना ही अर्थ समस्त पद के द्वारा भी भाषित हो रहा है, तो वहां पर लक्षणा करने की कोई आवश्यकता नहीं। तो कर्मधारय अपि न लक्षणा। ठीक। अतएव एक उदाहरण दे रहे हैं कि कर्मधारय में लक्षणा नहीं करनी है, इसमें लिए एक प्रमाण दे रहे हैं। निषादस्थ पति में याजयत इत्यत्र न तत्पुरुषः लक्षणापत्तेः किंतु कर्मधारयः लक्षणाभावात्। निषाद स्थपति में याजयत एक प्रयोग है। निषाद स्थपति को याग कराना है। ठीक है। अब विचार हुआ कि निषाद स्थपति, यहाँ पर जो निषाद स्थपति शब्द है कौन सा समास करना है। यदि हम तत्पुरुष करेंगे तो निषादस्य स्थपति, निषाद स्थपति, निषाद का स्थपति। निषाद एक जाति विशेष है, उसका जो स्थपति अर्थात स्वामी, तो निषाद का जो स्वामी है उसको याग कराना है, वो यज्ञ करे। ठीक है, ऐसा अर्थ करना है तत्पुरुष समास करके। अथवा कर्मधारय समास करना है। निषाद शासो स्थपति, निषाद ही जो स्थपति है, निषाद का जो समूह है उसका जो स्वामी होगा वो निषाद, वो स्वयं भी निषाद होगा। ठीक है, तो निषाद स्थपति हो गया। यदि हम कर्मधारय समास करते हैं तो निषादा भिन्न जो स्थपति, ऐसा स्थपति जो स्वयं निषाद भी हो उसको याग कराना है, ऐसा अर्थ आएगा। यदि हम तत्पुरुष करते हैं तो निषाद का स्थपति, निषाद से स्थपति, तो निषाद का जो स्थपति होगा, निषाद का जो स्वामी होगा वो निषाद से अतिरिक्त भी हो सकता है, जो स्वयं जो निषाद न हो, अन्य जो ब्राह्मण क्षत्रिय आदि भी निषाद का स्थपति हो सकता है, उनको याग कराना है। ये हो गया प्रश्न। तो ये जब प्रश्न हुआ, विचार जब हुआ, तब निर्णय लिया गया कि यहाँ पर तत्पुरुष समास नहीं करना है, यहाँ पर कर्मधारय समास करना है। क्यों तत्पुरुष नहीं करना है? तत्पुरुष समास करने पर लक्षणा करनी पड़ेगी, है ना। निषादस्य स्थपति, जैसे हमने कहा राज्ञ पुरुष है, राज पुरुष है, तो राज पुरुष में हम क्या करते हैं, राजपद की राज संबंधी में लक्षणा करते हैं पूर्व पद की, तो यहाँ पर भी निषाद संबंधी में लक्षणा करनी पड़ेगी निषाद पद की, यदि हम तत्पुरुष समास करेंगे। तो यदि कर्मधारय करते हैं तो कर्मधारय स्थल में लक्षणा करने की कोई आवश्यकता नहीं। अतः लक्षणाभावात् कर्मधारय न तत्पुरुषः लक्षणापत्तेः। जब हम कर्मधारय समास करते हैं तो यहाँ पर लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं होती है, अतः कर्मधारय एव स्वीक्रियते न तो तत्पुरुषः। अब यहाँ पर एक प्रश्न आएगा, न च निषादस्य संकर जाति विशेषस्य वेदानधिकारात् याजना संभव इति वाच्यम। ये हो गया प्रश्न। किसी ने प्रश्न पूछा, आप जो है लक्षणा नहीं करनी पड़ेगी, अतः कर्मधारय समास करना चाहिए। तो कर्मधारय समास करेंगे तो क्या अर्थ आएगा, निषाद जो स्थपति, निषादा भिन्न जो स्थपति वो यजन करे। तो किसी ने प्रश्न पूछा, निषाद जो है वो संकर जाति विशेष है, उसको वेद का अधिकार नहीं है, तो जिसको वेद का अधिकार नहीं है उसको यजन का भी अधिकार नहीं है, वो याग कैसे कर सकता है? मंत्र का उच्चारण करना आवश्यक है। इसलिए आपको क्या करना चाहिए, तत्पुरुष करना चाहिए। तत्पुरुष करोगे तो निषाद से स्थपति, निषाद का स्थपति कोई दूसरा हो सकता है जिसको वेद का अधिकार हो। ठीक है, इसलिए आप लक्षणा करो। ये हो गया प्रश्न। तो उसका उत्तर देते हैं, निषादस्य विद्या प्रयुक्ति तथैव कल्पनात्। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि निषाद स्थपति को याजन का विधान है, याजन का अधिकार है। तो जिसको याग का अधिकार होता है उसको वेद का भी अधिकार होता है, विद्या का भी अधिकार होता है। अतः क्योंकि यहाँ पर याजन का अधिकार है, उसी से हम अनुमान कर देंगे। कल्पनात्, कल्पना शब्द का अर्थ अनुमान है शास्त्र, क्योंकि निषाद स्थपति को याग का विधान है, और जिसको याग का विधान है बिना विद्या के तो याग नहीं हो सकता। अतः निषाद से विद्या प्रयुक्त तथैव कल्पनात्, उसी से हम अनुमान करेंगे। कल्पनात् अर्थात अनुमानात्। क्या अनुमान करेंगे? क्योंकि निषाद स्थपति के लिए याग का विधान है, अतः विद्या प्रयुक्ति का भी विधान है, तो वेद का उसमें उसको अधिकार है, ऐसा व्याख्या करना पड़ेगा। ठीक। अब कोई कहेगा, देखो ये जो आप मार्ग अपना रहे हो इसमें गौरव है। गौरव क्यों है? क्योंकि कर्मधारय समास स्वीकार करने पर निषादा भिन्न स्थपति अर्थ आ रहा है। ठीक है, उसको याग कराना है, तो याग का आपको कहना पड़ेगा कि उसको याग का अधिकार है। याग का अधिकार होने से फिर विद्या प्रयुक्ति का भी अधिकार है।
इतनी ज्यादा आपको अनुमान करने पड़ेंगे, अनुमान से सिद्ध करना पड़ेगा, तो ये गौरव है। इसकी अपेक्षा क्या करो, तत्पुरुष करो। तत्पुरुष करने से निषाद का जो स्थपति है, अन्य जिसको पहले से याग का अधिकार है, वेद का अधिकार है, उसको हम ग्रहण कर देंगे। ठीक है, विद्या प्रयुक्ति आदि का अनुमान करने की कोई आवश्यकता नहीं होगी, तो लाघव हो जाएगा। ये कोई प्रश्न यहाँ पर उठाएगा तो ग्रंथकार कहते हैं लाघवेन मुख्यार्थ से अन्वय। देखिए, वेद में हमेशा मुख्यार्थ के अन्वय करने में लाघव होता है। हमने द्वंद्व समास में भी पहले चर्चा की है। ठीक है, तो वहां पर क्या विचार किया था, राजा पुरोहितो सायुज कामो यदि आताम, इस प्रयोग स्थल में राजा का पुरोहित याग करे अथवा राजा और पुरोहित याग करे, वहां भी तत्पुरुष समास करना है अथवा द्वंद्व समास करना है, प्रश्न था। तो वहां पर हमने समाधान दिया था कि मुख्यार्थ का अन्वय करने में लाघव होता है हमेशा। वेद में यदि आप मुख्यार्थ ग्रहण कर सकते हैं, शक्यार्थ ग्रहण कर सकते हैं, तो लक्षणा नहीं करनी चाहिए। अतः यहाँ पर भी यदि हम कर्मधारय समास करते हैं तो मुख्यार्थ का ग्रहण होता है, लक्षणा करने की आवश्यकता नहीं होती है, तो यही लाघव है। तो लाघव है ना, हम क्या करेंगे, मुख्यार्थ का अन्वय करेंगे। किंतु मुख्यार्थ का अन्वय किया तो अनुपपत्ति हुई, क्योंकि यादन संभव नहीं है, क्योंकि वेद का अधिकार नहीं है, ये अनुपपत्ति हुई। जब अनुपपत्ति हुई तो हम क्या करेंगे, क्योंकि वेद में याद का अधिकार है, यादन का अधिकार है, तो उसी से हम अनुमान कर देंगे कि वेद का भी अधिकार है। अतः यद्यपि वो गौरव है, किंतु फलमो गौरव होने के कारण अदोषत्वात्, वो दोषावह नहीं है। अतः अतः हम यहाँ पर कर्मधारय समास से स्वीकृत करेंगे, न कि तत्पुरुष। ठीक है, कुल मिलाकर जो सार है कि कर्मधारय स्थल में लक्षणा नहीं करनी चाहिए, शक्ति के द्वारा ही निर्वाह हो सकता है। ठीक है, इतनी बात है। और कुछ उदाहरण और लीजिए। उपकुम्भम, ये अव्यय भाव समास है। कुंभ से समीपम उपकुम्भम। अर्ध पिप्पली, ये पिप्पल्या अर्धम, ये तत्पुरुष का उदाहरण है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, परपदे तत्संबंधी लक्षणा। तो उपकुंभ में जो पर पद है, कुंभ पद, उसकी हम लक्षणा करेंगे कुंभ समीप में, क्योंकि उपकुंभ में समुदाय है, ये जो समस्त है पद है, उसका अर्थ होता है कुंभ समीप। तो उपकुंभम का अर्थ होता है कुंभ समीप, तो वो अर्थ आएगा कैसे, तो कुंभ पद की हम लक्षणा करेंगे कुंभ समीप में, और उपपदम तात्पर्य ग्राहकम। ठीक है, अर्ध पिप्पली, यहाँ पर भी पिप्पली पद की हम लक्षण करेंगे पिप्पल्यर्ध में, पिप्पली का जो आधा भाग, पिप्पली भी एक औषध विशेष है। अर्धपदम तात्पर्य ग्राहकम। ठीक है, परपदे तत्संबंधी लक्षणा। यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान देना है कि अर्ध पिप्पली या तत्पुरुष का उदाहरण है, तो तत्पुरुष की चर्चा हम पहले कर चुके हैं, दोबारा फिर यहाँ पर क्यों कर रहे हैं, पुनरुक्ति दोष होगा। तो पहले जो उदाहरण लिया गया था राजा पुरुष, वहां पूर्व पद की हम लक्षणा करते थे। अर्ध पिपली जो उदाहरण हम ले रहे हैं, इसमें परपद की लक्षणा है, इतना भेद है। ठीक है, पूर्व पूर्व पदार्थ प्रधानतया च अन्वय बोध। उपकुंभम में क्या होता है कि पूर्व पदार्थ प्रधान होता है, तो यद्यपि हम कुंभ पद की लक्षणा करेंगे कुंभ समीप में, किंतु जो उपपदार्थ है, समीप पदार्थ, वह मुख्यार्थ होगा, वह प्रधान होगा। जब हम अन्वय बोध करेंगे, पदार्थांतर के साथ जब अन्वय करेंगे, जब शाब्द बोध होगा, तो शाब्द बोध में कुंभ पदार्थ प्रधान नहीं होगा, अपितु उप पदार्थ जो समीप है वह मुख्य होगा। ठीक है, पूर्व पदार्थ प्रधानतया च अन्वय बोध। ठीक, इत्थं च, इस प्रकार से समासे न क्वापि शक्ति ही, समास में जो समस्त पद है उसमें कहीं पर भी शक्ति नहीं है। पद शक्ति निर्वाहात, समास में गढ़े जो पद है सक्तम पदम, उन पद शक्तियों के द्वारा ही निर्वाह हो जाएगा। तो समासे न शक्ति कहने का अर्थ क्या है, वाक्य जो समस्त जो वाक्य है उसमें शक्ति नहीं है, पद शक्ति के द्वारा ही सर्वत्र निर्वाह हो सकता है। ठीक है, तो ये हो गया समास शक्ति का निर्वचन। तो चलिए फिर, तो आज के पाठ को हमें विश्राम देते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।